Welcome back friends. Today we are going to do a new chapter which is capital gains. ठीक है, this is our fourth head of income. अब तक हमने 3 heads of income देखे थे. First one was income from salary जहाँ employee-employer relationship था. Then second was about हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. जिसका भी कोई घर है अगर वो रेंटल बेसिस पर देते हैं तो उनको जो भी इनकम आती है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल थी. देन वी हैड पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अ बिग चैप्टर जिसमें हमने सारे बिजनेस रिलेटेड, प्रोफेशंस रिलेटेड प्रोविजंस देखे थे, राइट. सो फ्रॉम इन सैलरी वी हैड सेक्शंस 15 to 17, हाउस प्रॉपर्टी में हमने 22 से 27 सेक्शंस देखे, पीजीपीपी में हमने 28 से 44A तक हमने सारे सेक्शंस देख लिए हैं. अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स विच इज फ्रॉम सेक्शन 45 till 55A. ठीक है, it's going to be only 10 sections journey. It's going to be really interesting and I know you all are going to love this chapter. Alright, so we'll be starting today with capital gains. अब पहले तो समझते हैं meaning of the word of the chapter. Capital gains. अब word से ही समझ रहा है कि पहले तो ये सारे कैपिटल नेचर्स के इनकम्स होने वाले हैं, सारे कैपिटल नेचर्स वाले गेन्स होने वाले हैं, राइट. अब ये वर्ड बच्चों गेन्स क्यों यूज किया है? गेन्स इज समथिंग विच इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, राइट. अगर कुछ बहुत फ्रीक्वेंट होता, रोज का रोज वहां से अगर इनकम आ रही है देन दैट वुड हैव बीन पीजीबीपी. गेन्स ये होता है जो कभी कभार होता है, राइट. सो दैट इज व्हाई कैपिटल गेन्स नाम दिया है, क्योंकि दिस कैपिटल गेन्स आप हर रोज तो उठ के एसेट नहीं बेचोगे दैट यू आर यूजिंग फॉर योर बिजनेस. आपका अगर मेन बिजनेस ही उस एसेट को बेचना है देन इट वुड बी पीजीबीपी इनकम. जो इनकम्स बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, कभी कभार होती है, आप आपकी प्रॉपर्टी कभी कभार बेचते हो, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए, आपकी ज्वेलरी कभी कभार बेचोगे, ये सारी चीजें जो आप कभी कभार बेचते हो उससे जो भी गेन्स आते हैं वो तो पीजीबीपी में नहीं आ सकता, बिकॉज दैट्स नॉट योर मेन बिजनेस. सैलरी में जाने का तो सवाल ही नहीं है एंड नॉट इवन हाउस प्रॉपर्टी, राइट. अगर आप आपका घर भी बेचते हो तो वह हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता, बिकॉज वहां पर सिर्फ रेंटल इनकम विच इज रेवेन्यू इन नेचर वो टैक्सेबल होता था, राइट. जो सारे कैपिटल नेचर के हैं वो हम अब इस चैप्टर में देखेंगे, राइट. अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को. यस, सो कैपिटल गेन्स. अब पहले तो बच्चों मैम आपने थोड़ा बहुत ग्लिम्स तो स्टार्टिंग से हमें दे रखा था कि कैपिटल गेन्स में जब भी हम कोई एसेट सेल आउट करेंगे, 1 second, give me a minute. यस, तो मैम आपने हमें कुछ ना कुछ आइडिया दे रखा है कि अगर कोई एसेट है और उसे हम सेल करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन्स होगा. यस, ये तो हमने बहुत बार सुना है आपसे. बट यहाँ बच्चों आपको सेक्शन 45 जो है, जो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन्स का, ये तो हमें पता है कि जिस सेक्शन में जो सेक्शन स्टार्टिंग सेक्शन होता है हर एक चैप्टर का, वो सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन. तो अब चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि इसे एसेट नहीं बुलाएंगे, इसे हम कैपिटल एसेट बुलाएंगे. मैम एसेट बोलो, कैपिटल एसेट बोलो, क्या डिफरेंस है? बच्चों देयर इज अ डिफरेंस. एसेट अगर मैं बोलूँ तो उसमें स्टॉक भी आएगा, करंट एसेट ही सही बट है तो एसेट ना, राइट. तो अगर स्टॉक को अगर आप सेल करोगे तो इनकम कहाँ जाएगी? आपकी पीजीबीपी में जाएगी. इसीलिए सेक्शन 45 बोलता है इस चैप्टर में आपको स्पेसिफिक रहना है, आप एसेट नहीं बुलाओगे, आप उसे कैपिटल एसेट बुलाओगे. ठीक है, तो एसेट की जगह पे नाम हो जाएगा कैपिटल एसेट. और ये सोल्ड नहीं है, ये ट्रांसफर है. हम क्या बोलेंगे इसे हम ट्रांसफर बोलेंगे. अब यहाँ क्या डिफरेंस है? सोल्ड ये वर्ड काफी नैरो है, ट्रांसफर ये वर्ड इसका मीनिंग काफी वाइड है. ट्रांसफर में और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि एक्सचेंज है, रिडम्पशन है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स है. ये सब हम डेफिनेशन, ट्रांसफर के डेफिनेशन में पढ़ेंगे, राइट. सो अभी इतना ही समझना है कि ट्रांसफर ये एक वाइड टर्म है देन सोल्ड. ठीक है, तो कैपिटल गेन्स इन सारे मोड्स को कवर करता है, इसीलिए यहाँ वर्ड क्या होगा? ट्रांसफर. तो हमने
दो वर्ड्स समझ लिए हैं, एक तो है कैपिटल एसेट और दूसरा है ट्रांसफर। इन दो वर्ड्स पे ही पूरा गेम है इस चैप्टर का, ठीक है। अगर वो ट्रांसफर है तो ही कैपिटल गेन्स है, अगर वो कैपिटल एसेट है तो ही कैपिटल गेन्स है। merely any asset being sold out will not constitute capital gains. yes, सिर्फ कैपिटल एसेट जब सेल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, rather will call transfer, कैपिटल एसेट जब हम जब उसका ट्रांसफर होगा तभी कैपिटल गेन्स होगा, अदरवाइज देयर कैन बी नो कैपिटल गेन्स। यस, क्लियर है। तो सेक्शन 45 बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर किसका होना चाहिए? ट्रांसफर कैपिटल एसेट्स का होना चाहिए। और अफेक्टेड इन previous year shall be deemed as income of that previous year and taxable under the head capital gains. तो अफेक्ट कब होना चाहिए बच्चों? टैक्सेबिलिटी कब आएगी? पहले तो ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल गेन्स का होना चाहिए, बट ये कब होना चाहिए ताकि उसकी टैक्सेबिलिटी आए? वो ट्रांसफर, टैक्सेबिलिटी का पॉइंट है द ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर होगा उस दिन टैक्सेबिलिटी आ गई, आपने उस सेक्शन को अट्रैक्ट किया, और जिस प्रीवियस ईयर में ये सेक्शन अट्रैक्ट हुआ उस प्रीवियस ईयर की है वो इनकम। तो टैक्सेबिलिटी आएगी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन एसेट ट्रांसफर होगा उस दिन आएगी टैक्सेबिलिटी। देयरफॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर शैल बी, उस साल की वो इनकम मानी जाएगी। शैल बी डीम्ड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। क्लियर है? अब अगर इन दो वर्ड्स पे ही अगर पूरा गेम है तो पहले तो समझना होगा कि कैपिटल एसेट किसे बोलना चाहती है ये सेक्शन या ये चैप्टर कैपिटल एसेट किसे मानता है, राइट? सो नाउ विल बी स्टडिंग कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का सेक्शन है सेक्शन 214। Section 214 doesn't fall from Section 45 to Section 55. Why so? Because Section 2 is a definition section और इनकम टैक्स में जितने भी जिस भी वर्ड के जो भी डेफिनेशंस है वो सारे Section 2 में ही मिलते हैं। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा? Section 214। अब कैपिटल एसेट इंक्लूड्स क्या क्या आता है पहले वो देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वेदर और नॉट। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है बच्चों? सिर्फ लैंड प्रॉपर्टी है? नहीं, इवन दिस लैपटॉप ऑन विच आई एम टीचिंग, द कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी इज अ प्रॉपर्टी, द फर्नीचर दैट आई एम यूजिंग इज प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर अब ये जो मैं कैमरा यूज कर रही हूँ, ये जो लैपटॉप मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज फॉर माई बिजनेस प्रोफेशन। तो अगर मैं इसे भी सेल आउट करूँगी तो भी तो कैपिटल गेन्स आना है, राइट? सो वेदर और नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बिजनेस के लिए यूज करो, आप आपके पर्सनल चीजों के लिए, पर्सनल रीजंस के लिए यूज करो, कोई फर्क नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल गेन्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII एज पर सेबी रेगुलेशंस। FII आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII एज पर सेबी रेगुलेशंस, इसको क्यों ऐसे अलग से डाला गया समझते हैं। सिक्योरिटीज तो आपको समझता है, सिक्योरिटीज आ सकता है आपका शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी। अब FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इस वर्ड से क्या समझ रहा है? इस वर्ड से ये समझ रहा है कि पहले तो वो फॉरेनर है, मतलब कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, और दूसरा वो इन्वेस्टर है, मतलब वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब क्या हो रहा था, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर्स ऑफ आवर इंडियन कंपनीज, शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनीज, या शेयर्स बोलो, डिबेंचर्स बोलो, बॉन्ड्स बोलो, सिक्योरिटीज, और शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द इंडियन कंपनीज, ठीक है। तो इस कारण हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, राइट? अब नाउ वी ऑल नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड फॉर अ कंट्रीज ग्रोथ। खुद के
अगर सिटीजन्स कर रहे हैं तो वो तो अच्छा ही है, बट अगर बाहर के भी लोग अगर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स लोगों का देखने का नज़रिया अलग हो जाता है कंपनी के पास. दे फील येस इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रस्टेड कंपनी बिकॉज इवन फॉरेनर्स वांट टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, राइट. तो इंडिया के सिटीजन्स करे वो तो इनकम है ही, प्लस बाहर की भी अगर करे तो वो भी एक्स्ट्रा इनकम है हमारी कंट्री के लिए. तो गवर्नमेंट के लिए FIII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर लाइक टू गुड, है ना. अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री में तो बहुत अच्छी बात है. अब क्या हो रहा था ना, दीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो ट्रेडिंग, ठीक है, वो शेयर्स खरीदते थे, वो शेयर्स बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे, एंड दिस वाज हैपनिंग अ बिट फ्रीक्वेंटली. अब कोई भी चीज़ अगर थोड़ा फ्रीक्वेंटली होता है, ऐसे शेयर्स भी अगर आप रोज सुबह उठ के शेयर्स में ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ना कि कैपिटल गेन्स. बिकॉज कैपिटल गेन्स तब होगा जब आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हिसाब से लिया है. अगर आप रोज काइंड ऑफ बिजनेस, उससे आप अगर प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हो तो वो PGBP में जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता, राइट. तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे ही कर रहे थे, काइंड ऑफ रोज ही मतलब दे वर काइंडली ट्रेडिंग इन शेयर्स रेगुलरली. तो अब क्या हुआ, ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स इनके पास आए. इनकम टैक्स ऑफिसर्स टोल्ड देम कि आप जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी इनकम हम PGBP में मानेंगे, हम कैपिटल गेन्स में नहीं मानेंगे. नाउ विल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अग्री टू दिस? ये आपको तब समझेगा जब आपको रेट्स पता होंगे टैक्सेशन के कैपिटल गेन्स के. और जो कैपिटल गेन्स के जो रेट्स है ना, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट एज पर स्लैब रेट्स. इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज taxable at 10% and short term capital gain is taxable at 20%. Long term 10%, short term 10%, ठीक 20%. तो यहाँ या 15% भी होता है शॉर्ट टर्म में अगर लिस्टेड है तो, ठीक है. तो अब 15% और 10% अगर ऐसे रेट्स है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ऑब्वियसली इच्छा होगी कि उनका टैक्सेशन कैपिटल गेन्स के अंदर हो और ना कि PGBP में, क्योंकि PGBP में अगर वो चले गए तो उनका टैक्सेशन में भी हो सकता है कि वो 30% स्लैब रेट में भी आना शुरू हो जाए, राइट. तो दे विल ऑलवेज वांट कि उनका टैक्सेशन यहाँ हो कैपिटल गेन्स के अंदर. बट इनकम टैक्स ऑफिसर्स वर सेइंग कि आप इतना रेगुलरली ट्रेड करते हो तो हम आपको PGBP में मानेंगे. अब दीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वेंट टू आवर गवर्नमेंट. वो बोले कि देखो आपका ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स हमको रोज उठकर तंग करते रहता है कि हम आपको PGBP में टैक्सेबल करेंगे, कैपिटल गेन्स में नहीं करेंगे. आप सोच लो, हमें कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होना है, PGBP में नहीं, because obviously there was a rate difference, ठीक है. So government thought कि these investors are like, they are quite good for a country, good for the financial health of the country, we shouldn't lose them, right. तो उन्होंने उनके बेनिफिट के लिए बोला, ये सेक्शन के अंदर ही कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में डाल दिया कि सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट एंड नॉट एज अ स्टॉक इन ट्रेड. इसीलिए उनकी इनकम कैपिटल एसेट के अंदर ही आएगी. अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये भी बोल रहे थे कि देखो हमारे नाम में ही इन्वेस्टमेंट है, हमारा नाम ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो वी आर योर फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली, राइट. तो ये जनरली क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आए हैं तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनका एसेट कैपिटल एसेट मानेंगे और इनकी इनकम कैपिटल गेन के हिसाब से ही टैक्सेबल होगी. फिर चाहे वो एक महीने के अंदर शेयर बेचे, 2 महीने के अंदर शेयर बेचे, रोज के रोज शेयर बेचे, तो भी उनकी इनकम कैपिटल गेन्स में आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि जो उनकी सिक्योरिटीज है वो कैपिटल एसेट है और कैपिटल एसेट तो PGBP में नहीं आते हैं, वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम्स होते हैं. तो इसीलिए अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का टैक्सेशन कैपिटल गेन्स में होगा, ना कि PGBP में. समझा लॉजिक? सो इसीलिए सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज पर सेबी रेगुलेशंस इज अ कैपिटल एसेट. तो हमारे पास 2 कैपिटल एसेट्स है. पहले तो जनरल कैटेगरी है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, एंड सेकेंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज पर सेबी रेगुलेशंस. क्लियर है? अब
आगे बोला है बट डज नॉट इंक्लूड। अब तक हम पढ़ रहे थे क्या क्या इंक्लूड है, अब हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीजें नहीं आती है, मतलब कि किन किन चीजों पर कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। यस, तो पहली चीज है, ऑब्वियस सी चीज है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड ऑब्वियसली पीजीपीपी में टैक्सेबल होता है। अगर स्टॉक इन ट्रेड का ट्रांसफर होगा, सेल होगा, तो वो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल भी अगर सेल आउट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, अगेन दैट विल बी पीजीपीपी। एंड इवन कंज्यूमेबल स्टोर्स, राइट, तो जो डेली मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम होता है, ऐसे कोई स्टोर्स अगर आप सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो पीजीपीपी में ही माना जाएगा। उन्हें कैपिटल नेचर का हम नहीं मानते वैसे भी, राइट। सो स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इवन इफ स्टॉक इन ट्रेड इज एन एसेट, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट, yes, because it does not include, though the word property of any kind, whether or not used for business or profession, उसमें स्टॉक इन्वॉल्व हो सकता है, बट यहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को हटा दिया है बिकॉज इट्स टैक्सेबल इन पीजीपीपी। सेकेंड, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। पर्सनल, something that is not for business purpose, something that you're using in your homes, right? So that's personal. Movable, that moves from here and there. Effects, मतलब something, some kind of assets, like example, आपका घर का टीवी, आपका घर का वॉशिंग मशीन, आपका घर का फैन, आपके घर का एसीज, कूलर्स, ऑल दिस, योर फर्नीचर ऑफ योर हाउस, ये सारा है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। अब बच्चों, गवर्नमेंट ने बोला हम आपसे कितना टैक्स लेंगे, थोड़ी तो शांति आपको चाहिए, तो इसलिए हम एक काम करेंगे, आपके जो ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स है जो आप घर में यूज करते हो, आपकी घर की कार, आपका घर फर्नीचर, ये सारी जो चीजें हैं, आपका मिक्सर, अवन, ये जो सारी चीजें जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। वाह, कितनी काइंड है हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने इस पर टैक्स हम नहीं आने दिया। तो मतलब अगर आप घर का टीवी बेचोगे, घर का फैन बेचोगे, कूलर बेचोगे, वॉशिंग मशीन बेचोगे, डिश वॉशर, किसी पे भी टैक्स नहीं आएगा, फ्रिज किसी पे भी नहीं। तो अच्छा था ये गवर्नमेंट का स्टेप, राइट, अच्छा था ना बच्चों। थोड़ा सोचना इसके पीछे, आपको क्यों लगता है कि इतना तो गवर्नमेंट अब आपको किसी भी बात के लिए नहीं छोड़ती है, तो आपको ये मूवेबल, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स है, उस बात के लिए क्यों छोड़ा होगा आपके लिए, समझना। ये आपका घर का टीवी आपने खरीदा 2 साल पहले, आज आप मार्केट में बेचने जाओगे, आपने खरीदा था 50,000 में। क्या कोई भी इंसान आपको 50,000 रुपए से ज्यादा देगा इस टीवी के लिए? मैम, एक्सेप्शंस होते हैं, हो सकता है कि यू नो दैट टीवी इस हो सकता है कि कोई उस टीवी के लिए बेवकूफ़ हो, कोई 60,000 दे दे बच्चों, बट गवर्नमेंट इज गोइंग टू थिंक एट अ लार्ज, राइट। तो अगर टीवी है तो आपको मे बी 30,000, सेकेंड हैंड टीवी है 30,000, 20,000, उसके बिलो ही आपको प्राइस मिलने वाली है। अब यहाँ बात क्या हो रही है, कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस की। अब जनरली बच्चों बोलो, अगर घर का कोई भी अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो तो जनरली उसमें कैपिटल लॉस ही आएगा। और गवर्नमेंट को पता है अगर इतना सारा कैपिटल लॉस आने लग गया, दैट विल बी सेटिंग ऑफ विद अदर इनकम्स, लाइक अगर आपको कैपिटल गेन है उसके अगेंस्ट कैपिटल लॉस सेटअप हो जाएगा और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर कोई सेकेंड है, अगर कोई टीवी बेच रहा है घर का, उससे अगर इसको लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट लाइक 20,000, 30,000 का अगर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कभी भी नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स कभी मिलने से ही रहा। उल्टा जो टैक्स मिल रहा है इस लॉस की वजह से वो भी खा लेंगे, लाइक इनकम टैक्स रिटर्न वो भी खा लेगा, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स को इस कैपिटल गेन के दायरे से बाहर कर दिया और बोला कि आप एंजॉय करो, आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है अगर आप घर का टीवी, घर की चीजें, अगर आपकी पर्सनल चीजें अगर आप बेचते हो तो। समझ रहा है लॉजिक? यस। तो अगर पर्सनल, सेकंड वर्ड मूवेबल है, तो क्या घर जो आपका है क्या वो यहाँ आता है? नहीं आएगा,
राइट। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने स्मार्ट खेला है। घर की तो वैल्यू बढ़ते रहेगी, राइट। तो अगर आप घर बेचोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर पर्सनल मूवेबल इफेक्ट सिर्फ है तो उसमें घर आपका नहीं आएगा। कोई लैंड है, अगर आपका पर्सनल लैंड है तो वो भी नहीं आएगा। अब मैम वैसे तो अगर पर्सनल चीज़ों की बात हो रही है तो इंडियंस में जनरली कितना सारा ज्वेलरी होता है। लोग, बहुत सारे इंडियन लोग मोस्टली गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब ये भी ज्वेलरी भी हमारा पर्सनल इफेक्ट हो गया, फिर तो अच्छा है। मतलब अगर वो बेचकर भी हमें अगर वो बेच के हमें जो भी पैसे मिलते हैं, अगर उस पर हमें टैक्स नहीं भरना है तो वहाँ तो गवर्नमेंट का लॉस है। बच्चों, गवर्नमेंट आपका पैसा गवर्नमेंट अपना नुकसान ज़्यादा होने नहीं देता है। ध्यान से देखना गवर्नमेंट ने क्या बोला है सेक्शन में। पहले बोला पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स बट एक्सक्लूड्स। ये 6 चीजें हटा दी है फ्रॉम पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। क्या क्या है? आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस। ये तो आपको पता है कि जितनी पुरानी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है उतनी महंगी वो होगी, राइट। सो आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, जितनी पुरानी पेंटिंग, जितनी महान पेंटर ने बनाई हुई पेंटिंग उतनी महंगी वो पेंटिंग्स। पीपल बाय पेंटिंग्स इवन इन crores, राइट। सो पेंटिंग्स, ज्वेलरी, खत्म बात। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड में, डायमंड्स में, वो सारा होने वाला है टैक्सेबल, क्योंकि एक्सक्लूड्स बोला है। पर्सनल चीजें गवर्नमेंट ने हटा दी, बट पर्सनल में भी कुछ चीजें एक्सक्लूड, वो हम पर्सनल नहीं मानेंगे, वो हम डीम्ड कैपिटल एसेट मानेंगे। भले वो चीजें पर्सनल है, हम उसे कैपिटल एसेट मानेंगे। मतलब कि ये जो 6 चीजें हैं ये कैपिटल एसेट यस है, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट है। तो क्या क्या है? ए फॉर आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, पी फॉर पेंटिंग्स, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर एनी आर्ट वर्क। तो अगर आप आर्ट वर्क है कोई, वो अगर सेल आउट करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा पैसा आता है। ड्रॉइंग्स, द इंटीरियर ब्लूप्रिंट्स, जो ड्रॉइंग्स होते हैं, अगर उससे भी सेल आउट करते हो तो कैपिटल एसेट होगा। इन स्कल्पचर्स, यस। तो एपीजे एड्स कैसे याद रखेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम, सो एपीजे एंड एड्स, एडीएस। क्या क्या आएगा? ए फॉर आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, पी फॉर पेंटिंग्स, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्ट वर्क, डी फॉर ड्रॉइंग्स एंड एस फॉर स्कल्पचर्स। तो भले ही पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स पे टैक्सेबिलिटी नहीं है, बट उनमें से भी ये सारी चीजें हटा दी गई है जिस पे प्रॉफिट होने की संभावना होती है और जिस पे टैक्स आने की संभावना होती है। लाइक once again, archaeological collections, paintings, jewelry, artwork, drawings and sculptures, APJ ads। क्लियर है? तो पहला हमने देखा कि क्या क्या इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? 2 बातें इंक्लूडेड है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। सेकेंड हमने देखा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट एज पर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी। तो जो सेबी के रेगुलेशंस है, अगर उस हिसाब से अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो ही उनका एसेट कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो दैट मीन्स दैट इज फॉर प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसलिए। देन हमने पढ़ा बट डज नॉट इंक्लूड, पहला था स्टॉक इन ट्रेड एंड सेकेंड वन इज पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, बट उसमें भी एक एक्सक्लूजन है। तो एक्सक्लूजन में भी एक एक्सक्लूजन है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट्स अ कैपिटल एसेट, राइट। तो कैपिटल एसेट में क्या क्या और आता है? आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, आर्ट वर्क, ड्रॉइंग्स एंड स्कल्पचर्स। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को भी हटा दिया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो अगर आपका रूरल एरियाज में कोई एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उसे सेल करते हो तो उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। मैम अगर इस हेड से हटा दिया गया है तो क्या iOS में आएगा? बच्चों हमारे पास 5 हेड्स है, तो अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर कैपिटल गेन से हटा दिया गया तो बाकी 4 हेड्स तो हमारे पास है। सैलरी है तो सैलरी में आने से रहा, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में भी आने से रहा, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में घर
आपका रेंटल इनकम टैक्सेबल होता है, विच इज अगेन रेवेन्यू इन नेचर, सैलरी अगेन रेवेन्यू इन नेचर। देन पीजीबीपी, ये तो हमें पता है, यहाँ पर कोई कैपिटल एसेट सेल करने पे तो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, राइट। जो एक्सेप्शंस है लाइक सेक्शन 35, वहाँ तो हमने क्लियरली पढ़ा है कि वहाँ क्योंकि हमारे पास 100% डिडक्शन मिलता है इसीलिए टैक्सेबिलिटी आती है। तो वैसे तो कैपिटल नहीं आता, ये भी रेवेन्यू लेता है। और बच्चों आईओएस भी सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले इनकम्स लेता है। अब इन हर एक सेक्शन के कुछ ना कुछ चार्जिंग सेक्शंस होते हैं, तो भले ही आईओएस इज अ लेफ्ट ओवर सेक्शन कि अगर कहीं फिट नहीं हो रहा है तो वो आईओएस में जाकर डालना है, तो भी आईओएस क्या बोलता है, रेवेन्यू नेचर। तो जब आप आईओएस के पास जाओगे वहां इंक्लूड करने के लिए आईओएस आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपकी नेचर ऑफ इनकम रेवेन्यू है, नहीं है तो प्लीज गेट आउट। तो क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहीं भी इन 5 हेड्स में से कहीं भी फिट नहीं होता, इसीलिए उसकी कोई टैक्सेबिलिटी ही नहीं है। तो जो प्रोडक्ट, जो आइटम या जो चीज कहीं पे भी किसी भी हेड में अगर फिट नहीं होती तो उसे टैक्सेबल ही नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज टैक्सेबल नोवेयर। इफ यू सेल आउट अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, आपको उस पर कोई टैक्सेशन नहीं आएगा एज पर द इनकम टैक्स लॉ। स्टेट गवर्नमेंट आपसे जो कलेक्ट करना चाहती है दैट दे कैन डू इट, बट एज पर द इनकम टैक्स लॉज, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज, आप पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा बिकॉज इट डजंट फिट इन एनी ऑफ द 5 हेड्स। कहा क्यों आपको गवर्नमेंट फोर्सफुली फिट करने लगाई। यस, 5 हेड्स में नहीं आता, नॉट टैक्सेबल एनीवेयर। सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हमने देख लिया। अब जो लास्ट हेड है वो है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। नाउ व्हाट आर दीज स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, इसे समझते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने बोला, इंडियंस काफी सारा गोल्ड रखना पसंद करते हैं, राइट। तो लोगों के घर में काफी सारा सोना पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उस पर अप्रिसिएशन होता है, वो लिक्विड होता है, क्योंकि कभी भी आपको पैसे की जरूरत है, आप जाकर गोल्ड सेल आउट कर दो तो आपको इनकम आ जाती है, राइट। बट दैट इज जस्ट केप्ट। अगर क्राइसिस हुए तो वो बाहर निकलता है, राइट। क्या आप उस पर कोई इनकम कमाते हो? नहीं। उल्टा आपको एक प्रेशर रहता है कि अगर चोरी हो जाए तो इतना सोना लेके घूम भी नहीं सकते हैं, राइट। प्लस अगर बैंक के लॉकर में रखा तो आपको रेंटल चार्जेस भी देने पड़ते हैं। इसीलिए कुछ बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स करके एक बॉन्ड्स निकाले थे, जिसमें स्कीम ऐसा था कि आपको आपका सारा गोल्ड डिपॉजिट, जितना भी आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना आपको गोल्ड डिपॉजिट करना है। तो आप गोल्ड दोगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट आपको उसके अगेंस्ट एक बॉन्ड देगा। क्या देगा? एक बॉन्ड, जिसपे लिखा होगा कि आपने कितना गोल्ड इन्वेस्ट किया है। अब इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? इस बॉन्ड की वैल्यू होगी द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड। मैम फायदा क्या है? आज हमने अगर गोल्ड को कन्वर्ट कर लिया और कल अगर गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया तो क्या? बच्चों इसलिए मैंने बोला कि बॉन्ड की वैल्यू हमेशा होगी मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड। दैट मीन्स इट विल ऑल्सो फ्लक्चुएट विद द प्राइस ऑफ द गोल्ड आउटसाइड। तो जितना बाहर गोल्ड मार्केट में जितना प्राइस हो रहा है गोल्ड का, उतना ही इस बॉन्ड का प्राइस होगा। तो आज अगर गोल्ड का वैल्यू 38,000 है तो आज बॉन्ड की वैल्यू होगी 38,000। कल अगर गोल्ड के प्राइसेस 48,000 है तो कल बॉन्ड की भी वैल्यू होंगी 48,000 रुपीज। सो इवन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। प्लस उस पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी, तब कुछ 2.5%, काफी साल पुराना है, अब कुछ 6-7% अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। अब तब का टाइम पे इंटरेस्ट वॉज 2.5%। तो जो गोल्ड आइडल पड़ा हुआ रहता था, प्लस अगर बैंक लॉकर्स यूज हो रहे थे तो उस पर रेंटल भी पे करना पड़ता था लॉकर्स पे। अब वो सब नहीं है, आपको ना ही प्रेशर लेना है, आपको इतना सारा गोल्ड कैरी करते नहीं बैठना है, सिर्फ एक पेपर कैरी करना है जो गोल्ड बॉन्ड है, जिसकी मार्केट वैल्यू भी गोल्ड के प्राइस के हिसाब से होगी। जैसे गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होगा वैसे ही बॉन्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, प्लस उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इट वॉज सो अट्रैक्टिव
एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग आउट ऑफ दिस वॉज कि अगर आप इस बॉन्ड को सेल भी करोगे, गोल्ड को अगर सेल करते तो कैपिटल गेन्स आता, बिकॉज इट्स ज्वेलरी. अभी हमने पढ़ा कि पर्सनल इफेक्ट्स से ज्वेलरी को हटा दिया गया, तो अगर गोल्ड को अगर सेल आउट करते तो वो हो जाता टैक्सेबल. बट अब बॉन्ड को अगर सेल करोगे, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो आपको कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं आते. तो पहले तो ये थे टैक्स फ्री, सेलिंग पे टैक्स फ्री. इंटरेस्ट होता था टैक्सेबल, बट दैट्स मिनिमम, लाइक डजेंट मैटर, इतना तो टैक्स भर सकते हैं इंटरेस्ट पे का, राइट. उल्टा इंटरेस्ट, पहले तो इनकम ही नहीं आ रही थी तो टैक्स बनेगा. अब 100 रुपए आ रहे हैं, इसमें से सिर्फ 30 भरने हैं, तो 70 रुपए तो आपका प्रॉफिट ही है. तो इनकम टैक्स भरना है, उस एंगल से मत देखो, इनकम भी तो आ रही है, राइट. प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड के साथ फ्लक्चुएट भी हो रहा है, राइट. सो मैनी पीपल ऑप्टेड फॉर दिस स्कीम. एंड बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था, ये टैक्स फ्री कर दिया गया. इसको कैपिटल एसेट के दायरे से ही बाहर निकाला गया, इसीलिए इट बिकेम मोर अट्रैक्टिव. इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इसलिए उस पर कैपिटल गेन्स आ ही नहीं सकते. और अगेन इट कांट फिट इन एनी ऑफ द अबव सेक्शन, एनी ऑफ द अदर हेड्स, ना ही सैलरी में, ना ही हाउस प्रॉपर्टी में, ना ही IOS में, ना ही PGBP में. तो कहीं पे भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. यस, तो I guess in 2015 the word has changed. पहले गोल्ड बॉन्ड्स था, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, उसके बाद इट्स बिकम सर्टिफिकेट्स अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये भी कवर्ड है. एंड सोवराइन गोल्ड बॉन्ड्स करके भी आता है, ये भी यहाँ पे कवर्ड है. तो अब रेट थोड़ा अच्छा हो गया, यू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 6 to 7%. तो अब ये एक्चुअली गोल्ड का क्या करते हैं, वो गोल्ड को मेल्ट करते हैं, एंड जितना एक्चुअल में प्योर गोल्ड निकलता है उतने की उस बॉन्ड की वैल्यू बनाती जाती है. यस, दैट्स द इंटरनल थिंग, दैट्स द लॉजिक, दैट इज हाउ दीज बॉन्ड्स वर्क. ओके, सो अगर आप भी ऐसे कोई बॉन्ड्स लेना चाहते हो, यू कैन सजेस्ट योर पेरेंट्स रादर देन टेकिंग दोज एक्चुअल गोल्ड की बुलियंस लेने से, बिस्किट्स, गोल्ड बिस्किट्स लेने से अच्छा ऐसे आप गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हो. बट इंडिया में जनरली ब्लैक मनी को छुपाने के लिए गोल्ड लिया जाता है, राइट. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट इज देन दिस पीपल विल नॉट प्रिफर दिस गोल्ड बॉन्ड्स, बिकॉज ये होते ही गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट को पता है कि आपके पास कितना गोल्ड है, राइट. तो पीपल डोंट डिस्प्ले सो मच ऑफ गोल्ड. हाँ, बट देन it is one of very attractive schemes. You can definitely go for these bonds because it is very beneficial. We have seen the benefits of this. You can explain this to your parents, and maybe if they like it, they'll try investing into it. Yes, so you can also read more about it कि अभी फिलहाल कौन से bonds चल रहे हैं, उसका rate of interest क्या है, market value क्या है गोल्ड का. मजा आता है. Yes, try doing it. Yes, so here the definition of capital asset is over. कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को याद कैसे करना है, पहले तो हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं. एक तो है इंक्लूजन पार्ट, दूसरा है एक्सक्लूजन पार्ट. इंक्लूजन में हमने 2 चीजें देखी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एंड दूसरा देखा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ठीक है, ये 2 इंक्लूजन्स है. और एक्सक्लूजन्स में 4 चीजें हैं. इंक्लूजन 2, एक्सक्लूजन 4 में क्या क्या आता है, पहले तो स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है. दूसरा पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स है. तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड है. और चौथा स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स है. यस, अब पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स में भी कुछ एक्सक्लूजन्स है. क्या क्या एक्सक्लूजन्स है और कैसे याद रखना है, APJ एड्स, A फॉर आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, P फॉर पेंटिंग्स, J फॉर ज्वेलरी, A फॉर आर्ट वर्क, D फॉर ड्रॉइंग्स एंड S फॉर स्कल्पचर्स. काफी सिंपल सा डेफिनेशन है. एक्सक्लूजन्स सिर्फ अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अगर वो कुछ वैसे टाइप का कुछ आया तो उसे हमें टैक्सेबल नहीं करना है. स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स. क्लियर है? यस. तो इतना पहले पार्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं बुक में से, ट्रांसफर को भी पढ़ लेते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे. One second.
बेसिस ऑफ चार्ज, कैपिटल एसेट ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो सेक्शन 45 के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या बोलता है सेक्शन 45? लेट्स सी दैट। कैपिटल गेन्स, सेक्शन 45, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ, पहले तो ट्रांसफर होना चाहिए, ऑफ अ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शल, अनलेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, वो अभी छोड़ दो, आगे देखेंगे, बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड शल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो इनकम किस साल की होगी? वो इनकम उस प्रीवियस ईयर की होगी। यस। Conditions for taxability on the capital gains and income shall be taxable as capital gains on the fulfillment of following conditions। तो जो हमने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 45 को, उसी को उन्होंने ब्रेक डाउन किया है। पहली बात, कोई कैपिटल एसेट होना चाहिए। सो दे हैव टोल्ड देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। Second, the capital asset must have been transferred. Yes, we know that. Third, such transfer must have taken place in the previous year. Previous year में transfer होना चाहिए, तभी जाके taxability आएगी। The transfer of such capital asset must give rise to profits or gains, includes loss also। तो अगर उस एसेट को सेल आउट करके अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, मतलब 20,000 की चीज अगर 20,000 में बेचोगे तो नो पॉइंट। अगर कोई ना कोई प्रॉफिट या कोई ना कोई लॉस हो रहा है तभी वो हेड में आएगा, राइट। लास्ट, सच कैपिटल गेन्स शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54A, 54G, 54GA, 54GB, 54H। मैम आपने बोला सिर्फ 10 सेक्शंस है बच्चों, वी ऑल्सो नो देयर आर सम सब सेक्शंस एज वेल। इवन इफ देयर आर ओनली 10 सेक्शंस, 54 इज अ बिग लिस्ट टू डू। ओके, तो 54 में हम एग्जाम्पशंस आगे पढ़ेंगे। वहाँ अगर एग्जाम्प्ट हो गया तो टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। कैपिटल एसेट, द रेलिवेंट प्रोविजंस आर डिस्कस्ड एज अंडर। कैपिटल एसेट मीन्स, पहला, property of any kind held by the assessee whether or not connected with his business or profession। तो business or profession से connected नहीं भी है तो भी property will be considered as capital asset, ठीक है। Any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under Securities and Exchange Board of India Act 1992। तो foreign institutional investors which has invested in such securities, तो securities held by foreign institutional investors in accordance with regulations of SEBI। These two are inclusions। अब बात करते हैं exclusions की, but does not include, पहला पार्ट, any stock in trade other than the securities referred above in point B, consumable stores, any stock in trade other than securities above in point B। ऐसे क्यों बोला है? Because I have explained it to you, right? ये जो point B है ये securities छोड़ के है ना, क्योंकि वो कैपिटल एसेट है, इसीलिए यहाँ से उन्होंने हटा दिया। कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। बी, पर्सनल इफेक्ट्स, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पर्सनल इफेक्ट्स भी होना चाहिए प्लस मूवेबल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मूवेबल नहीं है तो वो टैक्सेबल है। तो पर्सनल इफेक्ट्स, आपका मोबाइल फोन, आपका टीवी, फैन, कूलर, any of your electronic gadgets, all that. Personal effects plus movable, very important. Including wearing apparel and furniture held for personal use by the assessee or any member of his family dependent on him, but excludes jewelry, archaeological, wearing apparel, your dresses, right? Anything you wear on the body, but excluding jewelry. Jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art. So we've made an acronym APJADS. This is how you can remember it, right? Thus, jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, and any work of art comes in the ambit of capital asset. तो वो capital asset है, right? नेक्स्ट, ज्वेलरी इंक्लूड्स। अब ज्वेलरी का डेफिनेशन उन्होंने क्लियर किया है कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, platinum or any other precious metal or any alloy containing one or more of such precious metals, whether or not containing any precious or semi-precious stone, and whether or not worked or sewn into any wearing apparel। तो ornaments made up of gold, silver, platinum
ये सारे प्रेशियस मेटल्स जो है उन्हें हम ज्वेलरी मानेंगे। तो अगर आपके घर में कोई फर्नीचर भी है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, you have a chair जिसका those handles have all those diamonds and all, then that whole furniture piece will be jewelry. You have a vase which is made up of gold, whole thing will be jewelry. ठीक है, तो ज्वेलरी में ये सारी बातें आती है। Precious or semi-precious stones, whether or not set in any furniture, utensils or any article or worked or sewn into a wearing apparel. तो अगर आपके पास कोई कपड़े भी है जिसपे सोने का जरी का काम किया है, that will also be considered as a capital asset. Yes, that will also be considered as a jewelry. ठीक है, आगे बच्चों, बट और एक पॉइंट है यहाँ पर कि अगर सिल्वर है, अदर एस्पेक्ट्स में नीचे अगर पॉइंट 3 में आओगे तो सिल्वर यूटेंसिल्स जो होते हैं, अब जनरली एक रिवाज होता है जिसमें सिल्वर यूटेंसिल्स में खाना खाते हैं। ठीक है, तो दैट्स अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इसीलिए सिर्फ सिल्वर यूटेंसिल्स को बाहर निकाला गया फ्रॉम ज्वेलरी। तो सिल्वर यूटेंसिल्स ज्वेलरी नहीं होता। ठीक है, बट सिल्वर के जो बुलियंस होते हैं, जो सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, दैट ऑल इज ज्वेलरी। अब सिल्वर का जो पूजा का सामान भी होता है, लाइक यू हैव दैट पूजा का थाली इफ इट्स मेड अप ऑफ सिल्वर, दैट दिया विच यू पुट इफ इट्स मेड अप ऑफ सिल्वर, द बेल ऑल, अगर वो भी अगर सिल्वर का है तो वो भी टैक्सेबिलिटी में आएगा। ओनली यूटेंसिल्स जिसमें खाना खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिवाज है, तो वो सारा सिल्वर में नहीं आएगा। राइट, तो आप अगर कोई मूर्ति भी बनाना चाहो, जस्ट टू अवॉइड द टैक्सेशन प्रोविजंस, अगर मूर्ति बना रहे हो, कोई भी पूजा के आइटम्स बना रहे हो, वो भी टैक्सेबल है, क्योंकि मूर्ति पत्थर की भी चलती है। अगर वो पूजा की थाली चांदी की नहीं रही तो भी चलता है, बट हाँ, चांदी की थाली में खाने का रिवाज है, बट चांदी की थाली से ही पूजा करना देयर इज नो सच ट्रेडिशन। तो जनरली लोग जो चांदी की थाली एंड ऑल दे टेक, दैट इज जनरली फॉर ईटिंग पर्पस ओनली, बट जो पूजा का जो सामान होता है या जो मूर्ति वूर्ति होती है, दैट गवर्नमेंट डजंट एक्सेप्ट एज पर्सनल इफेक्ट्स एंड वो ज्वेलरी के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो जनरली आपको इस बेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज इट्स थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट। तो भी याद रखने के लिए ऐसा याद रखो कि सिल्वर यूटेंसिल्स, ओनली यूटेंसिल्स आर आउट ऑफ ज्वेलरी, बाकी सारा ज्वेलरी में आता है। ठीक है, तो सिल्वर यूटेंसिल्स बिलोंगिंग टू द एसेसी विच आर यूज्ड इन द किचन और डाइनिंग रूम आर फॉर हिज पर्सनल यूज, हेंस दे आर पर्सनल इफेक्ट्स एंड नॉट कैपिटल एसेट्स। तो क्लियरली बोला है किचन और डाइनिंग रूम में यूज किया, मतलब पूजा थाली एंड ऑल नहीं आ सकता। However, silver bars, sovereigns, तो sovereigns मूर्ति वूर्ति सब इंक्लूडेड है, एंड रुपी कॉइन्स यूज्ड फॉर पूजा, क्लियरली बोला है फेस्टिवल्स एक्सेट्रा कम इन द एम्बिट ऑफ कैपिटल एसेट। सिमिलरली गोल्ड आर्टिकल्स आर कैपिटल एसेट्स। तो गोल्ड की अगर थाली है तो देयर इज नो सच ट्रेडिशन ईटिंग इन गोल्ड प्लेट, सो दैट इज गोइंग टू बी क्लियरली टैक्सेबल। यस, तो ज्वेलरी का हमने मीनिंग समझ लिया। अब बात करेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड की। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन नहीं करते हुए उन्होंने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन किया है। राइट, अभी हाल ही में जब हमने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। नाउ स्टिल वंस अगेन जस्ट विल गो थ्रू इट। बच्चों, अगर ये अर्बन एरिया है, तो गवर्नमेंट मानती है इसकी जो आसपास की एरिया है, इस पे इस अर्बन एरिया का कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है। मतलब जैसे अर्बन एरियाज का रहन सहन है, उनकी भाषा है, उनके खाने के तरीके हैं, ये थोड़ा बहुत तो स्प्रेड होता ही है आसपास के एरियाज में। यस, तो अगर ये जो एरिया है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसे डीम्ड अर्बन एरिया मानते हैं, क्या मानते हैं, भले ही रूरल है तो हम इसे डीम्ड अर्बन एरिया मानेंगे, रूरल एरिया नहीं मानेंगे। और गवर्नमेंट ने ये कैसे स्पेसिफाई किया है कि अगर इस अर्बन एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो हम मानेंगे डीम्ड अर्बन एरिया मानी जाएगी अप टू 2 किलोमीटर्स। कितना? अप टू 2 किलोमीटर्स, अगर पॉपुलेशन कितना है 10,000 या 10,000 से कम।
मतलब अगर अर्बन एरिया में 10,000 से कम लोग रहते हैं तो हम मानते हैं कि इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा, इसीलिए 2 किलोमीटर के बाद की जो एरिया होगी हम उसे रूरल एरिया मानेंगे, इसके बाहर की एरिया जो होगी हम उसे रूरल एरिया मानेंगे। ठीक है, अगर इस अर्बन एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 1 लाख तक है, 10,000 से लेकर अगर 1 लाख तक है, तो हम आपको एक रेडियस देंगे ऑफ 6 किलोमीटर्स। 6 किलोमीटर्स तक, सॉरी 1 सेकेंड, या बराबर है, वन लाख से लेकर 10, नहीं 1 सेकेंड, इट इज ग्रेट, हाँ 1 सेकेंड, थोड़ा सा चेंज है। अगर पहला है 1 लाख तक, यस, तो ये है 1 लाख तक, 10,000 से ज्यादा बट अप टू 1 लाख, तो ये 10,000 से 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर्स का रेडियस है। अगर 1 लाख से 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो रेडियस 6 किलोमीटर्स है, और अगर 10 लाख के ऊपर वाला पॉपुलेशन है तो रेडियस है 8 किलोमीटर्स। तो 268 ऐसा डिसाइडेड है, और पॉपुलेशन कैसा है, अप टू 10,000 टू 1 लाख, देन 1 लाख के अबव टू 10 लाख एंड 10 लाख के अबव। ठीक है, तो ऐसा रेडियस पकड़ा है। वैसे रूरल एग्रीकल्चर, रूरल लैंड या रूरल एरियाज डिसाइड होते हैं और वही के लैंड्स कंसिडर किए जाते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड्स। अब ये डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, अगर रोडवेज जाना है तो हो सकता है कि बीच में घाट और बहुत घूम के अगर जाना पड़ता है तो बहुत किलोमीटर्स हो जाता है, काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। तो इस प्रोसेस को ईज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम एरियल डिस्टेंस मानेंगे, द शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, ठीक है, तो वो स्ट्रेट होता है जनरली, तो शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस माना जाएगा, राइट। सो लेट्स रीड द कॉन्सेप्ट। Rural agriculture land, only rural agriculture lands in India are excluded from the purview of the term capital asset. Hence, urban agriculture land constitute capital assets. तो अगर urban area में agriculture land है वो sell out करेंगे तो वो capital asset माना जाएगा और उस पर taxability आएगी। Accordingly, the agricultural land described in 1 and 2 below, being land situated within the specified urban limits, would fall within the definition of capital asset, and transfer of land would attract capital gains tax. तो अभी जो नीचे एक्सप्लेन किया है वो urban agriculture land का definition दिया है। तो इनकम टैक्स ने रूरल लैंड को नहीं डिफाइन किया है, अर्बन लैंड को डिफाइन किया है, और जो अर्बन लैंड नहीं है वो रूरल एरिया है। ठीक है, First point, agriculture land situated in any area within the jurisdiction of a municipality or cantonment board having population not less than 10,000 according to the last preceding census. तो cantonment board जनरली ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसमें म्यूनसिपैलिटी और जिसका पॉपुलेशन 10,000 से कम है। ठीक है, तो जो एरिया म्यूनसिपैलिटी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है या कैंटोनमेंट बोर्ड में नहीं आती है और जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, नॉट लेस देन 10,000 से ज़्यादा है। Second, agriculture land situated in any area within such distance measured aerially in relation to a range of population according to the last preceding census as shown here under. Shortest aerial distance from the local limits of a municipality or cantonment board referred to in term 1. If it is less than 2 kilometers, less than 6 kilometers and less than 8 kilometers, ये सारा urban area माना जाएगा। Less than 2 kilometers के radius में है, मतलब सपोज 1 किलोमीटर के रेडियस में तो वो अर्बन एरिया ही माना जाएगा। ठीक है, सो द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10,000 बट लेस देन 1 लाख इफ द रेडियस 6 किलोमीटर्स इफ पॉपुलेशन इज फ्रॉम 1 to 10 एंड 8 किलोमीटर्स इफ पॉपुलेशन इज अबव 10 lakhs। क्लियर है, इसे हम बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, राइट। आगे तो ये जो लैंड इसमें जो नहीं आता है उसके आगे जो आएगा वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा, वो हो जाएगा एक्सेप्ट। लास्ट पॉइंट, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर आप गोल्ड को डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट बॉन्ड लेते हो तो वो होंगे स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स
1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो ज़्यादा रेट वाले इंटरेस्ट जो पहले के बॉन्ड्स है उस पे है, तो 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, ये सारे गोल्ड बॉन्ड्स जो है उन्हें हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, अब ये बॉन्ड्स क्या थे? दे वर बॉट इन 1991 टू टेक आउट ऑल द ब्लैक मनी। लोगों को बोला कि आप आपका ब्लैक मनी लेकर आओ, हम आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आप पर कोई भी पेनल्टीज नहीं लगाएंगे। अब काफ़ी सारे पेनल्टीज होते हैं अनएक्सप्लेन मनी, हमने देखा टैक्सेशन रेट भी ऑलमोस्ट 75% के ऊपर होता है। यस तो अनएक्सप्लेन मनी अगर है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो उस पर काफ़ी % टैक्स होता है। तो अगर आप ये ऐसे टाइप ऑफ पैसे लेकर आओ तो हम आपको उसके अगेंस्ट बॉन्ड्स इशू कर देंगे। 10 रुपीज़ वाले, 100 रुपीज़ वाले बॉन्ड इशू हुए थे एंड उन्हें कैपिटल गेंस के इससे बाहर निकाला गया था। इट वॉज ओनली अ प्रैक्टिस टू टेक आउट पीपल्स ब्लैक मनी। ठीक है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये सारे गोल्ड बॉन्ड्स ही माने जाते हैं। तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स भी अगर नाम है तो वो भी गोल्ड बॉन्ड ही है। ठीक है, अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको याद रखो, थोड़ा वर्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, थोड़ा सा रीसेंट है तो थोड़ा याद रखो क्योंकि एमसीक्यू के लिए आ सकता है। यस बहुत पुराना पूछ के तो उनको फ़ायदा नहीं, अभी रिसेंट ही पूछेंगे जो भी है तो एमसीक्यू के लिए आ सकता है। पता नहीं, वैसे तो ऐसे पुराना भी पूछ सकती है बट वैसे फ़ायदा नहीं है उनको इतना पुराना पूछ के। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट, राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी। तो ये काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो बोलना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में किसी कंपनी के राइट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपके किसी कंपनी में कोई राइट्स है, किसी भी रिलेशन में अगर कोई राइट्स है, पावर्स है, तो वो भी अगर आप सेल करते हो तो उसे भी कैपिटल एसेट माना जाता है। बट जो एसेट में टैंजिबल भी आता है, इंटैंजिबल्स भी आते हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ऑल दीज, योर ब्रांड वैल्यू, ऑल दैट इवन इफ यू सेल, उस पर भी टैक्सेशन आता है। ठीक है, तो राइट्स ये जो चीज़ है उस पर भी टैक्सेशन आता है। Property includes and shall be deemed to have always been included any rights. Any rights or in relation to an Indian company including rights of management or control or any other rights whatsoever. तो if you have management rights, control rights, कोई भी rights है वो भी property ही माना जाएगा। Other aspects we have already seen. Yes, so section 45 says कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल एसेट हमने देख लिया, अब ट्रांसफर देखेंगे। कैपिटल एसेट पहले तो क्या क्या होता है? इंक्लूड्स 2 थिंग्स, एक्सक्लूड्स 4 थिंग्स। इंक्लूजन में एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेकंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक्सक्लूजन्स में 4 पार्ट, स्टॉक एंड ट्रेड, second one was personal movable effects, excludes APJ ads, third rural agriculture land, and fourth is specific bearer bonds or specified gold bonds. अब क्या याद रखना है? डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यस, अब आगे बढ़ते हैं और पहले तो देखते हैं ट्रांसफर का डेफिनेशन। सो यू हैव टू कम ऑन पेज 6.4। ठीक है, What do you mean by transfer in relation to capital asset? पहला है sale. Sale we all know, selling out. Exchange, you take this, I give this. तो exchange, yes. Relinquishment of an asset. Asset अगर ख़त्म हो रहा है या आप उसे अगर sell out कर रहे हो, ख़त्म destroy कर रहे हो तो relinquishment of any asset. Next, compulsory acquisition thereof under any law. गवर्नमेंट जनरली कंपल्सरी एक्वायर करता है आपकी कोई प्रॉपर्टी। यस, यू हैव टू सरेंडर इट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगर कोई रोड कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, या कुछ भी उनके काम के बीच में अगर कुछ आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, देन दे हैव टू फॉर द पब्लिक एट लार्ज कंपल्सरीली एक्वायर योर प्रॉपर्टी। सो कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। तो सेल, एक्सचेंज, ये सारे वर्ड्स ट्रांसफर में आते हैं, पिटपैट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये क्वेश्चन में अगर सेल की जगह ये ऐसे कोई वर्ड्स आ गए उस पर भी कैपिटल गेन्स आता है। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन।
तो आपने कोई राइट्स सेल ऑफ कर दिया। अभी ऊपर हमने देखा कि अगर राइट्स भी है उसे भी प्रॉपर्टी माना जाता है। तो अगर आपके राइट्स अगर किसी कंपनी में खत्म हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको कोई कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है, देन दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल असेट। यस, नेक्स्ट, मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। व्हाट आर जीरो कूपन बॉन्ड्स? जीरो कूपन बॉन्ड्स बच्चों ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। मैम अगर इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो ऐसे बॉन्ड्स कोई खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि भले ही इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो कम वैल्यू पर वो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। मतलब कि अगर वो बॉन्ड की वैल्यू है 100 रुपये, तो आपको सिर्फ मे बी 30 रुपीज़ पे करना है, फॉर 30 रुपीज़ आज पे करने, और 10 ईयर्स के बाद आपको उस बॉन्ड के अगेंस्ट 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो टुडे इन्वेस्ट ओनली 30 रुपीज़ फॉर अ बॉन्ड। उसकी फेस वैल्यू अगर बॉन्ड की 100 है तो 10 साल के, अगर बॉन्ड का टेन्योर अगर 10 साल है तो 10 साल के बाद आपको ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ मिलेंगे उस बॉन्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो पीरियड है उसमें आपको एक भी रुपए का ब्याज, एक भी रुपए का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको मेच्योरिटी पे ज़्यादा अमाउंट मिलती है। अब जनरली बच्चों ये बॉन्ड्स कौन इशू करता है? ये बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इशू करती है। ठीक है, अब कोई कंपनी अगर बॉन्ड्स इशू करती है तो उस पर एक लायबिलिटी आ जाती है कि उनको हर महीने, हर 6 मंथ्स में, हर साल जो भी उनका पीरियड टेन्योर होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पब्लिक को। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो कंपनीज ऐसे इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स निकालती है, लाइक 6% इंटरेस्ट बॉन्ड्स, 5% इंटरेस्ट बॉन्ड्स, तो उनके पास जो वो रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं, रेगुलर रेवेन्यू कमाते हैं, उनमें से इंटरेस्ट बचता है। बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, सपोज अगर वो कोई प्लान, कोई बिल्डिंग, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो जब तक पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं आती है, तो उनको इंटरेस्ट देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसीलिए वो ये टाइप के बॉन्ड्स इशू करते हैं, ताकि कुछ साल बाद वो डायरेक्टली मेच्योरिटी पर जितना भी वो कमाएंगे उसमें से वो मेच्योरिटी वैल्यू लोगों का पैसा चुका सकते हैं। समझ रही है बात? क्योंकि उनके पास कोई रेवेन्यू ही नहीं आता है इतना साल, दे जस्ट नीड इनफ्लो ऑफ मनी, दे कांट गिव आउट फ्लो ऑफ मनी बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग इट, they have not started with their sale procedure yet. उन्होंने सिर्फ अभी तक वो बिल्डिंग बांध रहे हैं, राइट? दे जस्ट क्रिएटिंग सम पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे अभी तक कोई इनकम नहीं आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं, राइट? मॉल्स है या जो भी है, लाइक रोड्स एंड ऑल दैट स्टफ ऑल्सो। तो अगर ऐसी कंपनी ऐसे बॉन्ड्स क्यों इशू करेगी? क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होती, वो डायरेक्टली मेच्योरिटी पर पैसे दे सकते हैं। तो अगर उनको लगता है उनका प्लान अगर 5 इयर्स का है, देन दे विल इशू अ 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, जिनमें वो बोलेंगे कि आज आप इन्वेस्ट करो 30, हम कल आपको 50 रुपीज़ देंगे उसके अगेंस्ट, राइट? तो डायरेक्टली आपको 5 साल बाद एक बॉन्ड के अगेंस्ट 20 रुपीज़ का गेन हो जाता है, एंड परसेंटेज वाइज इट्स अ गुड परसेंटेज ऑफ गेन। अंडरस्टैंडिंग? यस। सो दैट इज मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो जब ये रिडम्पशन, ये मेच्योर हो जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, और उसके अगेंस्ट आपको जो भी मेच्योरिटी वैल्यू आती है, इन शॉर्ट यू सरेंडर योर बॉन्ड एंड यू टेक द मेच्योरिटी वैल्यू, राइट? तो जो भी पैसा आता है दैट इज कैपिटल गेन, है ना? लास्ट ई पॉइंट, इन केस वेयर द एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ओनर thereof into or is treated by him as stock in trade of a business carried on him such conversion or treatment। अगर कोई कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा है, बच्चों हमने ये पीजीपीपी में प्रोविजन पढ़ा है 43 सेक्शन में, यस। अगर कोई कैपिटल एसेट को, नॉट 43 सॉरी, हमने बट ये सेक्शन 28 में ही पढ़ा है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड इज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, तो वो वो पीजीपीपी में आता है। हम मानेंगे कि स्टॉक इन ट्रेड जो है, सपोज आपका स्टॉक इन ट्रेड, यू आर ट्रेडिंग इन बिग मशीनरीज एंड आपको लगा कि आपके कंपनी में उसी मशीनरी की जरूरत पड़ने वाली है, तो यू आर गोना कीप वन मशीनरी फॉर योर सेल्फ, राइट? दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग स्टॉक इन ट्रेड एज योर कैपिटल एसेट। तो ये हमने पीजीपीपी में पढ़ा था कि स्टॉक इन ट्रेड अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये डीम्ड इनकम हो जाएगी, और हम मानेंगे कि हमने वो स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया है, और जितना भी इनकम आएगा, डीम्ड इनकम आएगा, हम उसे टैक्सेबल कर देते थे। तो कैपिटल गेन्स भी यहाँ पर उनके प्रोविजंस लगाएगा कि अगर आप कैपिटल गेन्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो हम उसे, जो भी कन्वर्जन होगा, हम उसे
सेल मानेंगे, हम उसे ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट मानेंगे और हम उसे कैपिटल गेंस लगाएंगे। तो सपोज़ अगर मेरा कोई बिल्डिंग है, सपोज़ I have invested in one of the buildings and if tomorrow I start a real estate business और जो मेरी इन्वेस्टमेंट वाली बिल्डिंग थी मैंने उसे एज अ स्टॉक इन ट्रेड कंसिडर करना चाहा, I start taking into my business use and I start earning income from it, then that conversion will be considered as a transfer and it will be taxable as capital gains. Clear? Next, any transaction involving allowing of possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred under section 53A of Transfer of Property Act. ये हमने बच्चों हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई लोग अगर सिर्फ प्रॉपर्टी भले ही ट्रांसफ़र नहीं हो रही है बट पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफ़र हो रही है, पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे पहले ओरिजिनल ओनर का ही नाम है बट पूरा का पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी पोजेशन ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो दूसरा इंसान जो होता था उसे डीम्ड ओनर मानते थे और उसके हाथ में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाती थी टैक्सेबल, राइट? तो वही ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो मैं इफ आई एम द ओरिजिनल ओनर एंड इफ आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द power of attorney, I'm just transferring the possession, still it will be deemed to be a transfer for the purpose of capital gains और मुझे जो सामने वाले से जो भी पैसा आएगा for power of attorney for the possession वो होगा मेरा capital gains। क्लियर है? हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम की बात हो रही थी, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, राइट? यहाँ वही है। Next, any transaction whether by way of acquiring shares or by way of becoming a member of a cooperative society, company or any other AOP or by the way of arrangement or agreement or in any manner that has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property। ये भी हमने हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी देखा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरे होते हैं उसके मेंबर्स जो इस घरों में रहते हैं, ठीक है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के वही मेंबर्स होते हैं जो जिनके नाम पर ये घर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो घर होते हैं उनके नाम, हाउसिंग सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एग्जाम्पल। तो ये जो घर है इन मेंबर्स के नाम है, इन लोगों के नाम है और ये लोग मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो भले ही पेपर पे दिखने पे दिखता है कि ये घर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर है बट एक्चुअल में कौन एंजॉय कर रहा है इस घर को, कौन इस घर का पोजेशन एंजॉय कर रहा है, कौन इस घर के सारे राइट्स एंजॉय कर रहा है? द मेंबर। तो इस मेंबर को हम डीम्ड ओनर मानते थे इन द केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और उसके हाथ में रेंटल इनकम टैक्सेबल होता था। वैसे ही जब कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को सारा कुछ सौंप देता है और मेंबर से उन्हें जो भी पैसे आते हैं इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज कैपिटल गेन्स। समझ रही है बात? तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमने हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी देखे थे। तो ये सारे एक बार सुन लेते हैं वापस। सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, कंपल्सरी एक्विजिशन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, मैच्योरिटी, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन। देन हाउस प्रॉपर्टी के 2 पॉइंट्स के इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला इफ पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ आप लिख सकते हो पावर ऑफ अटॉर्नी, आपको क्लिक हो जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी इज ट्रांसफर्ड, पोजेशन इज ट्रांसफर्ड इन द नेम एज पर द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसे हम डीम्ड ओनरशिप मानेंगे, है ना? एंड एनी ट्रांजैक्शन वेर इन अ शेयर इज ट्रांसफर्ड, द राइट्स हैव बीन एंजॉयड बाय द मेंबर्स and in the name, if the name is of the cooperative society, the members will be considered as deemed owners and वो जब members जब घर बेचेंगे तो उनके हाथ में वो capital gains taxable होंगे। Understanding? Yes. So that's the entire definition of capital, asset and transfer। दो चीज़ों पे मैंने बोला था आपका पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। ये दो चीज़ें अगर घुल के पी ली तो काफ़ी इजी हो सकता है आपका चैप्टर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में। बच्चों जो कैपिटल एसेट्स होते हैं ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में पहले तो क्यों डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि रेट्स अलग अलग है। अब बच्चों मुझे बोलो कि गवर्नमेंट कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट चाहेगी लोगों से? विल दे लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और विल दे लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पीपल? सोच के बोलना या सोचना, उस पर बोल तो नहीं सकते हो बट सोचो थोड़ा उस पर। ऑब्वियसली पीपल विल, द गवर्नमेंट विल लाइक पीपल टू
गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी में इन्वेस्ट करेंगे, सपोज लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी को काफ़ी समय के लिए वो पैसे यूज़ करने मिलेंगे, प्लस कंपनी उससे ज़्यादा ग्रोथ अच्छे से कर पाएगी। अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो वो कंट्री के लिए अच्छा होगा, राइट। प्लस डिमांड सप्लाई जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, इसीलिए सारा कुछ स्टेबल रहेगा, इसलिए ग्रोथ भी अच्छा होगा, है ना। तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज गोना ट्राई फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो इसे और अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के पास उन्होंने बोला कि यहाँ पर रेट 10% होगा, प्लस आपको एक बेनिफिट दिया गया इंडेक्सेशन का। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट डीपली तो बाद में समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा इसका झलक देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अगर सपोज आपने कोई काफ़ी साल पुरानी एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए में, ठीक है, आज आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा है 90 लाख रुपए में। होता है काफ़ी अगर पुरानी प्रॉपर्टी और आज प्रॉपर्टी के रेट्स आर टू हाई, अगर 90 लाख में अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो 80 लाख हो जाएगा आपका प्रॉफिट, और 80 लाख पे भरना पड़ सकता है आपको टैक्स, ठीक है। बट गवर्नमेंट आपके लिए क्या करता है, 10 लाख की अगर प्रॉपर्टी थी तो सेल वैल्यू 90 लाख है, तो सेल वैल्यू इज योर इनकम, राइट। योर सेल वैल्यू इज योर इनकम। इसमें से आप खर्चे माइनस करते हो, मतलब परचेज कॉस्ट माइनस करते हो, तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर लॉन्ग टर्म है ना, तो अब हम आपको यहाँ और एक वर्ड लगाने बोलेंगे विच इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होगा, ये जो 10 लाख कॉस्ट है इसको इन्फ्लेशन के वजह से जो राइज आया है, इन्फ्लेशन के परसेंटेजेस के वजह से जो राइज आया है, उस हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने मिलेगा। तो मे भी हो सकता है कि 70 लाख 80 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आए। उसका एक मेथड है निकालने का जो हम आगे देखेंगे, और आपका टैक्सेबिलिटी आएगा सिर्फ 20 लाख रुपीस। अब मेथड क्या है हम देखेंगे। सपोज जिस साल आपने लैंड खरीदा उस साल कोई चीज आपको 10 रुपए में मिल रही थी, ठीक है। आज वही चीज अगर आपको 17 या पकड़ सकते हो दिस इज 25 रुपीज में सपोज अगर आपको मिल रही है, जो 10 रुपए की चीज थी अब आपको कितने में मिल रही है, 25 रुपीज में। तो आपको कंप्यूटेशन कैसे करना है कि 10 लाख की चीज आपको 10 रुपए में मिली तो आज के रेट से कितने में मिलेगी, समझ रहे हैं। तो ऐसे डिवाइड करके आपको ऐसे एक मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको आंसर आएगा। तो एक टेबल होता है इंडेक्सेशन टेबल, उसके हिसाब से, ये तो मियर एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंने। तो 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 25 करेंगे तो ये 25 लाख हो जाएगा, है ना। तो 25 लाख 90 लाख स्टिल इतना तो नहीं इतना कम तो नहीं आता है, जनरली इट्स मोर, बट दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस। तो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है उस हिसाब से ये रेट चेंज होगा और आपको उस रेट से मल्टीप्लाई करने मिलेगा। तो उस साल की चीज 10 लाख की एक चीज 10 रुपए की थी और 10 लाख में आपने वो खरीदा था, राइट। तो इन्फ्लेशन रेट वॉज 10, तो हम एक का निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो 10 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 25 ऐसे कैलकुलेट करके हम निकालेंगे कि आज की कॉस्ट क्या हो सकती है उस लैंड की, बिकॉज ऑफ मियर इन्फ्लेशन पर्पस। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं लैंड के लिए, बट ये यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिया जाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन मीन्स गिविंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन टू द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट को एक इन्फ्लेशन का शॉक दिया जाता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से शॉक दिया जाता है और उसे इन्फ्लेट किया जाता है। तो ये सिर्फ किस में पॉसिबल होता है, लॉन्ग टर्म में, और उस पर टैक्सेशन रेट भी उसमें 10% है। अगर शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म के लिए दो बेनिफिट्स है वैसे तो, इंडेक्सेशन एंड रेट इज ऑल्सो लेस फॉर कैपिटल गेन्स। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, रोज सुबह उठकर ऐसे सेल परचेज या थोड़े एक महीने खरीदते हो, दूसरे महीने में बेचते हो, तीसरे महीने में, इफ यू डूइंग ऑल दिस मतलब भले ही नॉट एवरी डे तो पीजीपीपी में आएगा, भले ही इफ यू आर नॉट डूइंग एवरी डे बट यू आर डूइंग इट क्वाइट फ्रीक्वेंटली फॉर लेस देन एन ईयर, फिर शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और शॉर्ट टर्म के रेट्स भी हाई है, 15% है या स्लैब रेट है, वो डिपेंड करता है, विल सी रेट्स विल सी। तो वैसे रेट्स है हायर देन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली, एंड नो इंडेक्सेशन,
जितने में परचेज किया उतना ही माइनस करने मिलेगा। तो इंडेक्सेशन की वैसे तो ज़रूरत भी नहीं है, यस, बिकॉज इट्स क्वाइट क्लोज बाय। तो बेनिफिट्स कम है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वैसे बेनिफिट्स अच्छा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ट्राई एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज नाउ यू ऑल नो द बेनिफिट्स, राइट। ओके, अब समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कितने पीरियड को माना जाएगा और लॉन्ग टर्म क्या पीरियड को माना जाएगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एक है और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। दोनों के डेफिनेशंस दिए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कम्स अंडर द डेफिनेशन 242A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कम्स अंडर द डेफिनेशन 229A। ठीक है, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पढ़ेंगे जो बहुत डिफिकल्ट है। क्या बोला है लॉन्ग टर्म? एनी एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये डेफिनेशन है, लिटरली दिस इज द डेफिनेशन। तो कोई भी एसेट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो पढ़ना क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को। शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे? एनी एसेट विच इज अ लॉन्ग टर्म? नहीं, शॉर्ट टर्म में बोला है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 242A। पहले बोलते हैं these are the assets held by the assessee for not more than 36 months immediately preceding the date of transfer। 36 months, 3 साल से कम अगर होल्ड करोगे किसी भी एसेट को तो उसे क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म। तो मिनिमम 3 साल से ज्यादा होल्ड करना पड़ता है इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो ये एक जनरल है कि 3 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अगर 3 साल से कम के लिए क्या बोला है? दीज आर द एसेट्स हेल्ड बाय द एसेसी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, राइट। आगे बोला है हाउएवर इन केस ऑफ listed securities, units of UTI, units of equity oriented mutual funds and zero coupon bonds। ये 4 जो चीजें हैं, listed securities, units of UTI, unit trust of India, I'll explain all these, units of equity oriented mutual fund, ये भी समझाऊंगी, this is mutual fund, equity oriented mutual fund, zero coupon bonds। इसमें 36 के जगह पे आपको 12 मंथ्स सब्सटीट्यूट करना है। इसका मतलब ये एसेट्स आप अगर 12 मंथ्स के कम पीरियड के लिए होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स से ज्यादा एक्सीडिंग 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स एग्जैक्ट है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स से ज्यादा अगर 12 मंथ्स 1 डे, 12 मंथ्स 2 डे, 13 मंथ्स 14 मंथ्स अगर होल्ड करोगे तो माना जाएगा लॉन्ग टर्म। समझिए बात। तो 36 के जगह पर जो यहाँ लिखा है नॉट मोर देन, फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, राइट। तो 36 के जगह पर 12 को आपको करना है सब्सटीट्यूट, यस। तो 36 हो या 36 से कम हो तो शॉर्ट टर्म, 36 से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म। आगे, unlisted shares and immovable property being land or building, in place of 36 you have to substitute it with 24 months। मैम ऐसी कितनी बड़ी लिस्ट है कि सब्सटीट्यूट करते बैठेंगे, फिर जनरल रेट दिया ही क्यों है? बस खत्म हो गया, इतना ही 2 है कि ये 4 चीजें और ये नीचे 2 चीजें, अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग। तो अनलिस्टेड शेयर्स अगर है तो 24 मंथ्स है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर है तो 24 महीने है। तो अगर आप लैंड 2 साल के अंदर अगर बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा और वैसे टैक्स प्रोविजंस लगेंगे। अगर 2 साल के ऊपर आप उसे होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा और फिर वैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, बेनिफिट्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के, यस। तो हमारे पास वैसे पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने हैं? 3 है, एक है 12 महीने, एक है 24 महीने और एक 36 मंथ्स। हम समरी बाद में बनाएंगे। अभी के लिए आपको 3 पार्ट्स में याद रखना है। जनरल 3 years, that's 36 months। Next, it is 12 months in case of 4 things. First is listed securities, second units of UTI, third units of equity oriented mutual fund, fourth zero coupon bonds। Then 24 months for 2 things, unlisted shares and immovable property being land or building। Yes, अब एक एक को आराम आराम से समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, यस। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात करते हैं और जो लिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है।
अब लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में पहले तो आते हैं आपके शेयर्स, सिक्योरिटीज़ बोला है, शेयर्स नहीं बोला है सिर्फ, तो आपके शेयर्स भी आएंगे और आपके डिबेंचर्स भी आएंगे। लिस्टेड तो आपको पता ही है कि अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स अगर लिस्ट किए जाते हैं, इफ यू आर गोना प्लेस इट ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर ट्रेडिंग पर्पस, दे आर कॉल्ड एज लिस्टेड सिक्योरिटीज, राइट? So if it is placed on any of the stock exchanges, they are called as listed and they have been covered here. So it can be even shares, it can be even debentures. Yes, shares and debentures. Next, units of UTI. What is UTI? It's a unit trust of India. तो अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के अगर कोई यूनिट्स इशू हो रहे हैं तो वो भी यहाँ कवर्ड है। 36 मंथ्स नहीं पकड़ा जाएगा उन केसेस में सिर्फ 12 मंथ्स पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। नाउ व्हाट आर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसे पहले समझ लेते हैं बच्चों। पहले तो मुझे जानना है, डू यू ऑल नो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इज अ कंपनी ऑफ इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है? म्यूचुअल फंड इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी wherein you have all the professionals who trade in shares, ठीक है? उस कंपनी के जो भी लोग होते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, those who form the company for trading in shares. They have good market knowledge, they know in which shares to invest, they know in which shares to disinvest, like किस shares में से पैसे निकालने. So shares, debentures, any of the securities, right? So they are all they have done their expertise in it. तो एक सीए की फॉर्म कैसे होती है जिसमें सारे सीए एक्सपर्टीज होते हैं रिलेटिंग टू टैक्सेशन एंड ऑडिट, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड पीपल आर have expertise, they have professionals who have a knowledge who keep a tap of the share market, ठीक है? अब हम जैसे जो इन्वेस्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी काफ़ी नॉलेज होता है, बिकॉज आगे आपको एसएफएम आएगा जिसमें आपको पता होता है कि शेयर्स को कैसे देखना है, कि किस एंगल से आपको देखना है कि आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वी नो। बट जो बाकी अदर पीपल होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको ज़्यादा शेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है, बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, देन व्हाट दीज पीपल डू इज दे पे मनी टू दीज कंपनीज, ठीक है? तो दीज आर द इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास मे बी जिनको 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, या जिनको जितने भी ₹1 लाख इन्वेस्ट करना है, ₹2 लाख इन्वेस्ट करना है, जो भी अपने अपने हिसाब से सब इन्वेस्ट करते हैं, जो भी उनका इनकम लेवल होता है। So people invest as per their requirement. These investors, because they do not have good knowledge of the market, so they directly don't go and buy Tata ke shares, buy Reliance. They directly don't buy. There is a mediator called as a mutual fund company. They pay money to this mutual fund company. ठीक है? And this mutual fund company will invest in the shares of the other companies as per their expertise, ठीक है? अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास इनको बोला जाता है, ये पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब दे कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल द पीपल एंड दे फॉर्म अ पूल, ठीक है? ये तो वर्ड सुना होगा आपने, दे फॉर्म अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दे कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल द पीपल एंड फॉर्म अ बिग पूल, एंड व्हेन दे कलेक्ट मनी, सपोज इफ दिस इज देयर बैलेंस शीट, तो वो किस साइड पे दिखना चाहिए उनके? They have collected money from other people. That means they have created a capital base. They have taken a liability. It's a corpus. It's called as corpus. तो कैपिटल जो जनरल बैलेंस शीट में जो वर्ड कैपिटल होता है उसको सिर्फ सब्सटीट्यूट किया है बाय द वर्ड ऑफ कॉर्पस। तो सपोज इस कंपनी का कॉर्पस है ₹100 करोड़। दे हैव कलेक्टेड पीपल, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब लोगों से पैसे कलेक्ट कर उन्होंने एक कॉर्पस या एक पूल बनाया है इन्वेस्टमेंट का जो है 100 करोड़ का, ठीक है? अब यहाँ उनके बैंक में 100 करोड़ दिखेंगे, यस, और जैसे जैसे वो इन्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे ये 100 करोड़ कम होते जाएंगे, बैंक से कम होते जाएंगे, और वैसे वैसे उनके इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे। तो सपोज उन्होंने शेयर्स में, टाटा के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो ये 100 करोड़ का हो जाएगा। सपोज ये 100 करोड़ हो जाएंगे 90 करोड़, और ये हो जाएगा 10 करोड़। 10 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया तो
सपोज अब उन्होंने रिलायंस के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया ऑफ 50 करोड़, तो ये हो जाएगा 40 करोड़। और सपोज और उन्होंने 4-5 कंपनी है उनके शेयर्स ले लिए ऑफ मे बी 30 करोड़, तो ये हो जाएगा 30 करोड़ और उनके पास बचेगा रुपीज़ 10 करोड़। तो जैसे जैसे वो इन्वेस्ट करेंगे उनके एसेट साइड पर वो एसेट्स दिखते जाएंगे और उनका कॉर्पस तो उतना ही रहेगा, उनके बैंक बैलेंस होते जाएगा कम, राइट। तो दिस इज हाउ अ म्यूचुअल फंड कंपनी वर्क्स। अब जब रिटर्न देने की बात आती है, आपको जो आपकी म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट उन पे जो इंटरेस्ट मिलता है या जो भी उसका इनकम मिलता है, डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी मिलता है, ये कंपनी जो सारा अमाउंट है वो कलेक्ट करती है, राइट। जो भी उनको यहाँ शेयर से जो डिविडेंड आता है, डिबेंचर जो इंटरेस्ट आता है, शेयर से जो डिविडेंड आता है, ये सारा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड कंपनी गैदर करेगी और इस रिटर्न को अपने इन्वेस्टर्स को वो पास ऑन करती है। तो जैसे एक नॉर्मल कंपनी डिविडेंड कॉल आउट करती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी रिटर्न देती है ना। तो ये 100 रुपीज़ के करोड़ के यूनिट्स बांटे जाते हैं। तो सपोज आपने 100 करोड़ के अगर 10 रुपये का एक या 100 रुपीज़ का एक शेयर है और आपने अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके पास 100 यूनिट्स होंगे, है ना। 10,000 अगर आपने इन्वेस्ट किए तो यू हैव 100 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी, 1 यूनिट ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो वैसे ये यूनिट्स इशू करती है टू द इन्वेस्टर्स एंड ये यूनिट्स के अगेंस्ट उनको रिटर्न दिया जाता है। तो आई होप आपको समझा है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम होता है उनका, हम म्यूचुअल फंड कंपनी को क्यों पैसे देते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट इज, हाँ, अब म्यूचुअल फंड अगर कंपनी कमाती किससे है, फिर उनका कमीशन होता है, ठीक है। तो जितना भी रिटर्न आता है, थोड़ा रिटर्न वो अपने पास रखती है और बाकी का रिटर्न दे पास इट ऑन टू द इन्वेस्टर्स। तो दैट इज हाउ दे हैव अ फिक्स्ड परसेंटेज, जितना वो पास ऑन करते हैं और बाकी का दे कीप इट। तो कमीशन जो होता है म्यूचुअल फंड कंपनी काटती है आपका, एंड देन दे गिव यू द रिमेनिंग रिटर्न। तो ऑब्वियस है कि अगर आप डायरेक्ट शेयर्स परचेज करने चाहोगे तो कोई मीडिएटर नहीं रहता, आपको कमीशन विमिशन पे करने की जरूरत नहीं होती है, बट रिस्क होता है। रिस्क ये होता है बिकॉज एवरी डे यू पीपल, सपोज इफ यू आर इन्वॉल्व इन सम अदर बिजनेस, यू कैन कीप अ टैप ऑफ द मार्केट एवरी डे। These companies are specially for that only, so that every day they can keep a tap. And plus in mutual funds there are various benefits. One of the benefits is diversification. अगर आप देखो तो शेयर्स है टाटा लिमिटेड के, डिबेंचर्स है, मे बी ये शेयर्स हो सकते हैं फार्मा कंपनी के। तो अगर सपोज इस वाले पीरियड में, कोरोना वायरस अगर पीरियड में उन्होंने आप अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का हाल देखें तो बाकी सारे जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो नीचे दिखेंगे उनकी वैल्यू, बट फार्मा कंपनी के जो शेयर्स है वो बढ़े हुए होंगे। यस, तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। अगर यहाँ से लॉस भी हो रहा है तो दूसरे शेयर्स में प्रॉफिट होकर थोड़ा कुछ ना कुछ सेट ऑफ होता है। भले ही आपने वो एड्स जो आते हैं म्यूचुअल फंड्स सही है बट दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो फटाफट से जो लाइन बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस, तो दैट मीन्स जैसे ही शेयर्स की वैल्यू चेंज होती है वैसे ही आपकी यूनिट्स की भी वैल्यू चेंज होती है। बट हाँ, सिर्फ कुछ फ़ायदे ऐसे हैं, एक्स्ट्रा फ़ायदे कुछ ऐसे हैं म्यूचुअल फंड्स के कि आपको ज़्यादा मार्केट का टैप नहीं रखना पड़ता, प्रोफेशनल्स आपका पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, प्लस आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब क्या होता है ना, कभी कभी आपके पास सपोज इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 रुपये है और किसी कंपनी के जो शेयर्स है, सपोज आपको टाटा भी लेना है, आपको रिलायंस भी लेना है। अगर टाटा का ऑलरेडी एक शेयर अगर मे बी 1,000 रुपीज़ का है, रिलायंस का अगर एक शेयर ऑलरेडी 4,000 5,000 रुपीज़ का है, तो ज़्यादा आप क्या ले पाओगे? एक टाटा का शेयर, एक रिलायंस का शेयर, एक शेयर लेके क्या करोगे? म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, बराबर से आपका पैसा चैनलाइज करेगी। 10,000 है तो उसमें भी वो डाइवर्सिफिकेशन ट्राई कर सकती है। अगर आपके पास 10,000 ही है, यू कैन डाइवर्सिफाई, yes, but if you pay it to a mutual fund company, they can diversify it for you because they create a pool of investments and then they invest. वो टाटा के बहुत सारे शेयर्स एट अ टाइम पिक कर सकती है, रिलायंस के बहुत सारे शेयर्स एट अ टाइम पिक कर सकती है क्योंकि उनके पास 100 करोड़ है। दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द पीपल। इफ यू गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट, आपके पास सिर्फ 10,000 है, उस एंगल से देखो। yes, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी। You can also think about investing there. Give this, you can also tell your parents how this works, yeah, right? And also you got to read more about mutual funds. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप पढ़ो।
यस आगे हाँ ओके, this was about mutual funds. Now we have to see what are equity oriented mutual funds, right? Equity oriented mutual funds वो है म्यूचुअल फंड्स कंपनी अगर मिनिमम 65% ऑफ देयर कॉर्पस इफ दे इन्वेस्ट इन इक्विटी तो उसे बुलाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. तो कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए? 65% ऑफ द कॉर्पस दे हैव टू इन्वेस्ट इन टू इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स. तो उन्होंने 65% जितना भी, अगर 100 करोड़ का कॉर्पस है तो मिनिमम 65 करोड़ इक्विटी में जाना चाहिए, डिबेंचर्स में नहीं. इक्विटी मतलब शेयर्स में, तो शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, डिबेंचर्स में नहीं. तब हम उसे बुलाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स. तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट को शेयर्स में ज़्यादा बेनिफिट है रैदर देन डिबेंचर्स, या कंपनीज को शेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रैदर देन डिबेंचर्स. क्योंकि शेयर्स का कैसे, अगर कंपनी प्रॉफिट करे तो रिटर्न देना है, तो डिविडेंड देना है. डिबेंचर्स को किसी भी हाल में एक फिक्स परसेंटेज तो देना ही देना है, राइट. सो इसीलिए बेनिफिट सिर्फ किनको दिया है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को. यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें एक म्यूचुअल फंड कंपनी का मिनिमम 65% ऑफ द कॉर्पस गोज टू इक्विटी फंड्स. यस, सो हमने देख लिया लिस्टेड सिक्योरिटीज जिसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं. यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ यूटीआई क्या है? पहले ऐसे ही ये म्यूचुअल फंड कंपनी से जनरली जो प्राइवेट कंपनीज होती थी, दे यूज्ड टू गो टू द पीपल, घर घर जाके वो बोलते थे कि वी आर प्रोफेशनल्स, यू कैन ट्रस्ट अस विद योर मनी, बट पीपल डिडंट ट्रस्ट देम. तो गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को लेकर, तो ये कंपनीज गवर्नमेंट के पास गए कि हम ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम अगर शेयर्स में ट्रेड करेंगे लोगों का फायदा होगा. तो गवर्नमेंट took the help of these professionals and they formed a unit trust of India. So it's nothing, unit trust of India is nothing but a government mutual fund company. ठीक है, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वहां पे लिख सकते हो म्यूचुअल फंड, बट गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड. ठीक है, नेक्स्ट जीरो कूपन बॉन्ड्स वी हैव ऑलरेडी सीन, जिस पे यू गेट नो इंटरेस्ट, यू गेट वैल्यू डायरेक्टली ऑन मैच्योरिटी. तो इन केसेस में 36 की जगह पर हो जाएगा 12 मंथ्स. अनलिस्टेड शेयर्स आर शेयर्स which are not listed on a stock exchange. ठीक है, तो अगर मैं अनलिस्टेड डिबेंचर्स बोलूँ तो क्या उस केस में भी 24 मंथ्स होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली शेयर्स बोला है, सिक्योरिटीज नहीं. तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स अगर है तो वो जाएगा 36 मंथ्स के अंदर. ये 24 मंथ्स के अंदर सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स है. अनलिस्टेड बॉन्ड्स अगर बोलूँ तो वो भी जाएगा किस में? 24 मंथ्स में नहीं आएगा, वो 36 मंथ्स में जाएगा. यस, ऊपर वैसे उसी केस में अगर मैं यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलूँ, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 65% इक्विटी में डालना पड़ता है, वैसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो ज्यादा डेट में इन्वेस्ट करती है. वैसे भी कंपनीज होते हैं वो वहां कवर नहीं है, वो 36 मंथ्स वाले में कवर हो जाएगा. ठीक है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई ये तो ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स ठीक है. तो इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स कहाँ जाएंगे फिर? 36 मंथ्स में. तो बॉन्ड्स जो है, अनलिस्टेड डिबेंचर्स जो है वो कहाँ जाएंगे? 36 मंथ्स में. सिर्फ जो लिस्टेड डिबेंचर्स है वो कहाँ आएंगे? 12 मंथ्स में. तो लिस्टेड डिबेंचर्स 12 मंथ्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स 36 मंथ्स. ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग 24 मंथ्स. यहाँ तो समझाने की जरूरत नहीं, मूवेबल लैंड एंड प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, लैंड बिल्डिंग नहीं होता है. तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 24 मंथ्स. सो 36 मंथ्स में एक है, एक 12 मंथ्स है और एक 24 मंथ्स है. 36 मंथ्स में ऑल कैटेगरीज आता है, ऑल अदर. 12 में 4 चीज़ें हैं, लिस्टेड शेयर्स है, यस, देन यू हैव यूनिट्स ऑफ 2 थिंग्स, राइट. तो ये दोनों यूनिट्स है, और यूनिट्स किसके किसके? यूटीआई के है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के है. एंड आपके पास है जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट, जीरो कूपन बॉन्ड्स. और 24 में 2 चीज़ें हैं, अनलिस्टेड ओनली शेयर्स, ठीक है, अनलिस्टेड शेयर्स ओनली. एंड दूसरा क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग. यस, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैपिटल गेन्स आज अब से हम शुरू करेंगे. ये हमारा 4th हेड ऑफ इनकम है. उसमें हमने देखा सेक्शन 45 के बारे में, जो चार्जिंग सेक्शन है,
जो दो वर्ड्स पर स्ट्रेस करता है, एक तो कैपिटल एसेट, दूसरा ट्रांसफर। फिर हमने कैपिटल एसेट का डेफिनेशन देखा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उससे क्या क्या एक्सक्लूड होता है। फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, उसकी बड़ी एक लिस्ट थी वो हमने देखी, और हमने देखा कि अ कैपिटल एसेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यस फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट द लेक्चर। हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल दैट टाइम प्लीज ट्राई एंड डाइजेस्ट ऑल दिस। अच्छे से एक बार एक रीड दो इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट लेक्चर विल सी नोट्स, आज जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड नोट्स देखेंगे, प्लस थोड़ा आगे जाएंगे। यस, ऑल राइट, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम कीप स्टडिंग हार्डर। यस, नो स्टॉपिंग एट ऑल, वी आर गोना क्रैक दिस अटेम्प्ट, सो कीप स्टडिंग हार्डर and take care.